रूस के कजान शहर में आयोजित 16वें ब्रिक्स सम्मेलन पे वैसे तो पूरी दुनिया की नजरें अलग अलग तरीके से टिकी हुई हैं। दुनिया भर में बन रहे सामरिक माहौल हो, डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर को पीछे पछाड़ने की कोशिशें हो एशियाई देशों द्वारा, या कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश हो यूरो को अपनी एक करेंसी, इनकी जो मोनोपोली है उससे इतर बनाई जाए। चर्चाएं अमेरिका चुनाव को लेकर भी चल रही हैं, कौन रहे दुनिया का बॉस। इसी बीच ब्रिक्स सम्मेलन पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खास तौर पर चर्चा का विषय है जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन रही है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट पश्चिमी देशों की पेशानी पे बल डालने वाली है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। यह दृश्य केवल एक सामान्य तस्वीर नहीं है, बल्कि एक वैश्विक भू राजनीति में बदलाव के संकेत की ओर इशारा करती है, खासकर अमेरिका के संबंध में, जहां अमेरिका चुनाव के मूड में है। बाइडेन की पार्टी से कमला हैरिस अगली राष्ट्रपति होंगी, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी या नहीं। ट्रंप अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत, रूस और चीन, दुनिया के तीन बड़े और ताकतवर देशों के नेताओं का यह सामूहिक रूप अमेरिका के लिए सीधे तौर पे चिंता का विषय बन सकता है। तीनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं शुरुआती वक्त से, और ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए, और इस बार 4 नए सदस्य यानी कि ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई को भी जोड़ा गया है। यह समूह अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, खास करके जबकि यह सदस्य देश आपसी सहयोग और समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो बैठक हुई है ब्रिक्स की, या ये जो सम्मेलन हुआ है रशिया में, जिसकी अध्यक्षता पुतिन ने की है, व्लादिमीर पुतिन ने, यहां 5 साल पहले भारत और चीन के बीच गलवान में जमी बर्फ भी पिघलती नजर आई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजान में गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। इस बैठक में कहा जा रहा है दोनों नेताओं ने सीमाओं के विवाद को कम करने और शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। दोनों ने सीमा पर तनाव घटने के हालिया समझौते का स्वागत किया है और आपसी सम्मान और विश्वास को रिश्तों की आधारशिला बताया है। वैसे ये खेल नेहरू के जमाने से चला आ रहा है। भारत में पंचशील के सिद्धांतों से शुरू हुई चीन, आस्तीन का सांप चीन, 1962 देने वाला चीन, भारत जिसने चीन को बुद्ध दिया और चीन जिसने भारत को युद्ध दिया, एक बार नहीं कई कई बार। तो 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के जो संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, इस बैठक को इन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग इसे एक प्रभावी और बड़ी पहल मान रहे हैं। हालांकि कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। चीन की ओर से अरुणाचल और अन्य मुद्दों पर विवाद निश्चित तौर पर जारी रहेंगे, जो पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है मुस्कुराते वाली, लेकिन विवाद जस के तस रहे हैं। क्या सुधर सकता है? तो हमारी क्षुद्र बुद्धि जितना समझ पाती है, उसमें ऐसा लगता है कि इस बैठक से व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों में सुधार हो सकता है। सीमा पे तनाव दशकों से बना हुआ है, सैनिक हताहत होते हैं, परेशान पूरी कम्युनिटी को, पूरे माहौल को होना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर यह शांति बहाल होती है तो इसका पॉजिटिव असर ये पड़ेगा कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध ठीक हो गए। बड़ी चीज़ है कि तनाव के बावजूद भी ये आर्थिक संबंध कायम रहे हैं। भारत 50% चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और 200% इम्पोर्ट करता है। भारत चीन के सामान को अभी तक नहीं ठुकरा पाया है। खैर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन ने गर्मजोशी के साथ गले लगाकर स्वागत किया, और रूसी राज्य जो तारास्तान है, वहाँ के प्रमुख भी मोदी के स्वागत में आते हैं। ऐसे में रशिया और भारत के बीच
बीते 3 महीनों में भारत के प्रधानमंत्री का 2 बार रशिया आना, रूस की ओर से सिर्फ 4 लोगों के बाद नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया जाना बड़ी चीज है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत दोस्ती है। तो क्या रशिया भारत की मजबूरी है? बड़ा चीज है, बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा अगर एस जयशंकर का बयान समझें, या एस जयशंकर ने जिस तरह का बयान दिया रशिया को लेके कि भारत जो है वो 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तब से लेकर अब तक रूस ही एक ऐसा देश रहा है जो 100% भारत के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में यह बयान जो है ये एक अलग तरह का बयान है, क्योंकि 5 साल बाद जिनपिंग और मोदी मिले हैं, वो भी ऐसे में जबकि चाइना और रशिया के बीच भी अच्छे व्यापारिक संबंध है और भारत से कई कई गुना ज़्यादा ट्रेड वहाँ होता है। अब बड़ी चीज़ ये है कि ये जो तस्वीर आई है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि भारत और चीन के बीच कूटनीतिक वार्ता का माध्यम क्या पुतिन बन रहे हैं, और यह जो मुस्कुराती हुई तस्वीर है ये कैसा भविष्य दिखाती है भारत चीन रशिया के संबंधों का। क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर ब्रिक्स सम्मेलन में सुने तो वो ये कहते हैं कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उस पर भारत युद्ध नहीं चाहता बल्कि कूटनीति और संवाद के थ्रू बात करना चाहता है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बात की और उन्होंने कहा आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं चल सकते, और उन्होंने आह्वान किया कि टेररिज्म और उसकी फंडिंग के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। तो मोदी ब्रिक्स को जनहितकारी और समावेशी समूह के रूप में प्रस्तुत करता है। अब देखिए कि भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है और क्वाड का भी, तो दोनों के मूल्य, दोनों की जो स्टाइल्स हैं वो अलग अलग हैं, शैली अलग है, दोनों के लक्ष्य अलग हैं। ऐसे में भारत दो जो है वो कूटनीति लेके चल रहा है सीधे तौर पे, और सारी चीज़ ये है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके अलावा बहुपक्षीय विकास बैंक या WTO जैसे संगठन जो है उसमें सुधार की मांग की जा रही है ब्रिक्स की ओर से। और मोदी का ये कहना कि ब्रिक्स को ये दिखाना चाहिए कि हम यानी कि ब्रिक्स वैश्विक संस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करने की। तो बड़ा बयान है। अब वैश्विक संस्थाएं कौन सी? आप देखिए कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है 1944 के बाद से, जब और पहले फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए गोल्ड का एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन जब से डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बना तब से, जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए कि मैं पाकिस्तान से अगर 1 करोड़ रुपए का व्यापार करता हूं तो मैं अपनी बैंक में 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के लिए जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा वो अमेरिका की एक बैंक में, जिसे स्विफ्ट ट्रांजैक्शन कहा जाता है, डॉलर में कन्वर्ट करके फिर पाकिस्तान को पाकिस्तानी रुपए में भुगतान करेगा। उसका एक चार्ज लेता है, अमेरिका बैठे बैठे कमाता है। अब ब्रिक्स का जो ये नया बैंक स्थापित या भारत और रशिया के बीच जिस तरह से रुपए में व्यापार शुरू हुआ, क्योंकि भारत और रशिया का व्यापार जो है, रशिया हमारे यहाँ से इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस और तेल का निर्यातक देश है। हमने जब खरीदना शुरू किया वहाँ से तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की कई तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की ने जो बात कही कि उन्हें भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब ब्रिक्स ये चाह रहा है कि डॉलराइजेशन, जो डी डॉलराइजेशन किया जाए, और क्या भारत डी डॉलराइजेशन की ओर पक्ष में है? क्योंकि रशिया का एक कहना है कि आप रूबल में भुगतान कीजिए अगर, और छोटे देशों से, जैसे तरह से रशिया ने यूरोप पे ये दबाव डाला तो रशिया का जो ट्रेड था वो करीब यूरोपियन यूनियन से करीब 8% ही रह गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पे दिखती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन संस्थाओं को आप प्रतिष्ठित या प्रतिस्थापित करने की बजाय सुधारें, तो सुधारें शब्द इसलिए है कि निश्चित तौर पे चीज़ें ठीक नहीं चलती और सुधारे जाने की आवश्यकता है। अब ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स अब यानी कि मौजूदा ये जो संवाद बातचीत और हुआ है उससे ये क्लियर है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। क्योंकि ग्लोबल जीडीपी में यूरोपियन यूनियन की साझेदारी महज 14% है, जबकि अब ब्रिक्स देश जो है वो 27% तक अपने हिस्से को पहुंचा चुके हैं। ब्रिक्स ने अपना बैंक स्थापित किया जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है।
यह बैंक जो है वो सदस्य देशों को सरकारी और निजी परियोजनाओं के लिए लोन भी देता है। तो सारी चीज कुल मिला के नरेंद्र मोदी की पिछली जो 2 यात्राएं रूस के साथ रही है, एस जयशंकर का जो बयान रहा है, और उसमें यह है कि अहमियत कि भारत और रूस का जो महत्व है आपसी संबंधों का, वह हिस्टोरिकल नहीं बल्कि मौजूदा जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जो है वो रिलेशंस में भी एक गहरा असर दिखाता है। अब भारत और रूस के बीच में तेल ही नहीं, कोयला, फर्टिलाइजर्स और अन्य जो रिसोर्सेज हैं उनका ट्रेड भी खासा बढ़ा है। दोनों देशों ने 2030 तक अब $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। चूंकि जयशंकर के बयान के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ भारत के संबंधों पर विस्तार से अपनी बात कही थी, और उन्होंने कहा कि रूस कभी भी भारत के खिलाफ नहीं गया और यही कारण है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध और मजबूत करने के पक्ष में है। जयशंकर ये भी कहते रहे कि रूस के पास प्रचुर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी भारत को अपने विकास के लिए ज़रूरत है। तो कुल मिला के रूस और भारत के बीच 2024 में $65.6 अरब तक का व्यापार हुआ है, और यह साल दर साल 33% की वृद्धि है। पहले $10 अरब तक का व्यापार था 3 साल पहले तक। तो रूस भारत को सस्ते दरों पर तेल आपूर्ति कर रहा है, रुपया लेकर आपूर्ति कर रहा है बजाय डॉलर के, बजाय रूबल के। तो यह चीज़ बड़ी है कि हमें एक अपने हितों की प्राथमिकता के लिए देखना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी की भागीदारी, रूस और चीन के संबंधों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए इस भागीदारी के साथ साथ। और सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स जो है अब एक इकोनॉमिक शक्ति की ओर जा रहा है, तो भारत अपना हिस्सा कितना इसके अंदर बना पाएगा, क्योंकि रशिया और चाइना के बीच जो ट्रेड का लेवल है, भारत $100 अरब के ओर जाना चाह रहा है, लेकिन 66 अरब डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है 2024 में, लेकिन चाइना का इससे करीब 4 गुना है। तो रूस, भारत और चीन के बीच कभी संघर्ष बढ़ता है तो रूस किसकी ओर खड़ा होगा, बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपको क्या लगता है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में, जबकि अमेरिका सोच रहा होगा कि उसके डॉलर के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, या खिलाफ नहीं चल के उसके पैरेलल कुछ चीज़ें बनने की ओर हैं कि अब इंटरनेशनल करेंसी है वो सिर्फ डॉलर नहीं रह जाएगा, या जिस तरह से ब्रिक्स का अपना बैंक है अपनी करेंसी की ओर सोचा जा रहा है, यह सारी चीज़ें कितने और किस हद तक मायने रखेंगी, आप अपनी अमूल्य राय हमें दें। और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।